हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर 4 है अधिकार यानी राइट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि फंडामेंटल राइट कितना अच्छे पर का राइट होता है, लेकिन अधिकार को एक अलग मायने में जानेंगे। ये राजेश मिश्रा का बुक है और जो आपके हर पीजीटी एग्जाम हो गया, जो भी पॉलिटिकल साइंस पूछता है वहाँ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए शुरुआत करते हैं। अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो समाज से प्राप्त करता है, उसे शासन द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता, अतः नैतिक दावा ही अधिकार कहलाता है। यानी अधिकार क्या होता है? जो व्यक्ति दावा करता है जिसे समाज द्वारा उसे प्राप्त होता है, लेकिन हर दावा अधिकार नहीं हो सकता। अब बोल रहा है आशय, अधिकार मानव समाज में आधुनिक युग की देन है। मानवीय इतिहास में अधिकारों की प्राप्ति के लिए लंबा संघर्ष देखा गया। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति परिणामस्वरूप अधिकारों घोषणा व्यापक रूप से स्वीकृत हुई। माना गया कि व्यक्ति जन्म से समान एवं स्वतंत्र है। व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त होता है, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता, सुख जैसे अधिकार प्रमुख हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यकालीन सामंतवादी समाज में मानवीय अधिकारों के बजाय दैवीय अधिकारों पर बल दिया गया है। हेडफील्ड ने अधिकारों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है: दावे के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, छूट के रूप में, शक्ति के रूप में। अधिकारों का अर्थ समानता व्यक्ति के उन मांगों अथवा दावों से जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त किया जाता है। अधिकारों के बिना मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। कांट के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के साथ है, किसी अन्य साधन नहीं। इसीलिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए यंत्र की भांति प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। अधिकार समानता समाज में पाए जाते हैं, समाज से बाहर नहीं। इसीलिए वे दावे जिनकी समाज में स्वीकृति होती है वे अधिकार के रूप में होते हैं। मूल प्रश्न है कि विषमता मूलक समाज में सभी व्यक्तियों के दावों का समान महत्व होगा। इसीलिए अधिकार का अभिप्राय केवल राजनीतिक रूप से अधिकार की प्राप्ति नहीं, अपितु सामाजिक और आर्थिक अधिकार की आवश्यक है। जैसे मतदान का अधिकार तब तक एकांगी और अपूर्ण होगा जब तक व्यक्ति को कार्य अधिकार और न्यूनतम गरिमा जीवन अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। अधिकारों का स्रोत सिद्धांत। प्रकृति अधिकारों का सिद्धांत स्रोत है। प्रकृति अधिकारों के जन्मजात समर्थक 17वीं सदी के विचारक जॉन लॉक हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त है, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। लोक के अनुसार राज्य या सरकार साधारण व्यक्ति का अधिकार साध है। राज्य सरकार एक महत्वपूर्ण कार्य इन अधिकारों की सुरक्षा करना है। अधिकारों का पहला सिद्धांत प्रकृति अधिकारों के सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ है, जिसका अभिप्राय है व्यक्ति को प्रकृति से अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार व्यक्ति को ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, राज्य या सरकार द्वारा नहीं। ये तो एक साधन है जिसके द्वारा अधिकारों की रक्षा की जाती है। अतः लोक ने प्रकृति अधिकारों को सहारा लेकर सीमित राज्य की कल्पना की है। उसमें यह भी कहा कि इन अधिकारों से राज्य सरकार को सीमित किया जाएगा। जो व्यक्ति को क्रांति करने का अधिकार होगा, उनके अनुसार जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार जन्मजात है, जिससे संपत्ति के अधिकार को सबसे प्रमुख माना है। उसे जीवन की स्वतंत्रता के अधिकारों को समृद्ध कर लिया है। अमेरिका में जेफरसन एंड मेडिसन द्वारा लोक की इन मान्यताओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। प्रकृति अधिकारों के द्वारा लोक ने निरंकुश राज्य के बजाय संसद की शक्तियों का समर्थन किया है। आलोचना। रिची के अनुसार प्राकृतिक शब्द को परिभाषित करना ही कठिन है, इसलिए यह सिद्धांत अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है, क्योंकि प्राकृतिक शब्द के निम्न अर्थ को सकते हैं: समुचित सृष्टि, गैर मानवीय भाग, आदर्श, संपूर्ण उद्देश्य के रूप में। मौलिक अर्थ भी होता है, समान रूप से व्यक्त करते हैं। इसलिए प्रकृति शब्द अपने आप में असभ्य है। जैसे दास प्रथा को प्रकृति माना गया है, जबकि कुछ लोग अप्राकृतिक माना है। कुछ लोगों ने अनुसार पुरुष और महिलाओं के मध्य प्रकृति से ही समानता है, जबकि दूसरे से अस्वीकृत करते हैं। कुछ के अनुसार निजी संपत्ति प्रकृति अधिकार है, जबकि कुछ इसका खंडन करते हैं। प्रकृति अधिकारों से वर्णित अधिकार परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति स्वतंत्रता, समानता, बंधुता को मानवाधिकार के रूप में चित्रित किया गया, जबकि व्यवहारिक रूप में तीनों एक दूसरे के विरोधी प्रतीत होते हैं।
इसकी सबसे बड़ी विसंगति है कि व्यक्ति के अधिकारों को समाज से पहले पृथक मान लिया गया है, जबकि वास्तविक रूप से व्यक्ति का अधिकार समाज में सम्मिलित है। प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य जुड़े होते हैं। वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार को असंगत मानकर विधि के शासन का समर्थन किया है। एडमंड बर्क ने भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन नहीं किया है, राज्य की संकल्पना का विस्तार किया है। इस सिद्धांत के मान्यता अनुसार अधिकार राज्य के देन है। राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार कहलाते हैं, या तो मतलब मनुष्य को जन्मजात प्राप्त होते हैं, ना ही व्यक्ति को अनहिर्दित है। इसीलिए अधिकार प्रत्येक देश की विधि के सापेक्ष पाए जाते हैं। दूसरे शब्द में प्रत्येक देश में अधिकारों की अलग अलग सूची प्राप्त होती है, अतः अधिकार कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं। इस सिद्धांत का आधार हॉब्स के विचारों से देखा जा सकता है, जिसके अनुसार राज्य सरकार के अभाव में विधि, न्याय और अन्याय का कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। विधि राज्य की देन है, अधिकार विधि के परिणाम है। वैधानिक अधिकारों का सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों का विरोधी है। बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को अनस्कारी, बकवास, निरर्थक कहा है, क्योंकि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित होते हैं। बेंथम ने राज्य द्वारा निर्मित अधिकारों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। उसने केवल प्राकृतिक अधिकारों को अस्वीकृत किया है, पितु विधि के द्वारा ब्रिटेन में सामाजिक सुधारों का समर्थन किया है। उसने ब्रिटेन में प्रचलित अनेक विधियों को अस्वीकृत किया है। बेंथम ब्लैकस्टोन आलोचक था, क्योंकि ब्लैकस्टोन ब्रिटेन की विधि को विश्व में सर्वोच्च विधि मानता था। आलोचना। वाइल्ड के अनुसार विधि द्वारा अधिकारों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि विधि के द्वारा अधिकारों को पहचान प्रदान की जाती है, उनके संरक्षित किया जाता है। जो अधिकार सदैव विद्यमान होते हैं, उन्हें चाहे दर्जा प्राप्त होना, इसलिए वह लागू होते हैं। क्या वह अधिकार ना कि लागू होते हैं, वे अधिकार क्रियान्वित होते हैं, अधिकार नहीं होते हैं। इसलिए अधिकारों की वैधानिक और नैतिक संहिता दोनों आवश्यक है। यह कहना कि राज्य अधिकारों का एकमात्र निर्माता है या संगत है, क्योंकि कुछ व्यवहारिक बद्धताएं प्रत्येक समाज में पाई जाती है, जैसे परंपरा, इतिहास, नैतिकता, इससे भी अधिकार प्राप्त होते हैं, केवल विधि से नहीं। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मानव को अधिकार, इतिहास, परंपरा, मान्यता प्राप्त होती है, न कि समाज, राज्य से। एडमंड बर्क ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत को एक वाक्य में व्यक्त किया जा सकता है। इतिहास अधिकारों का निर्माण करता है। अधिकार परंपराओं के ठोस रूप है, क्योंकि लंबे समय तक विद्यमान परंपराएं अधिकारों के रूप में धारण कर लेती है। रिची के मतानुसार लोगों को अधिकार मूलतः परंपराओं से प्राप्त है, चाहे वह सत्य हो या असत्य। अतः परंपराएं प्राथमिक आदिमकालीन विधि है, जिन्हें हम प्राकृतिक अधिकारों के रूप में स्वीकार करते हुए भी वस्तुतः परंपरा ही परिणाम है। एडमंड बर्क ने अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का पूर्ण समर्थन किया है। वह प्राकृतिक अधिकारों को आलोचक है, क्योंकि प्राकृतिक अधिकारों को संकल्पना और समाज में राज्य के बजाय व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की गई है। जबकि बर्क ने राज्य के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा कि सामयिक संस्था है, न कृत्रिम, जिसका अक्षरशः निर्माण और भंग किया जा सकता है। अतः बर्क ने गौरवमयी अंग्रेजी क्रांति की प्रशंसा की, क्योंकि इस क्रांति परंपराओं और आधारित क्रांति मानता है, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति व्यक्ति के अमूर्त अधिकार और आधारित थी, इसलिए यह फ्रांसीसी क्रांति विरोधी था। यह कहना कि हमारे समाज अधिकार परंपराओं से प्राप्त है अति सुक्तिपूर्ण कथन है, क्योंकि हॉकिंग ने कहा कि क्या दास प्रथा सही थी, इसका औचित्यपूर्ण पूर्ण रूप से प्रयोग होता है। दास प्रथा का प्रयोग परंपरा के अधिकार पर किया जाता है, हम इसे अधिकार नहीं मान सकते हैं। भारत में प्रचलित सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत जैसे परंपराओं को अधिकारों से श्रेणी नहीं रख सकता, अतः प्रत्येक परंपरा को अधिकारों को दर्जा देना अतार्किक और असंगत है। सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। वस्तुतः इस सिद्धांत के आधार बेंथम के विचारों से देखा जा सकता है। बेंथम के अनुसार समाज में अधिकतम व्यक्ति को अधिकतम सुख प्राप्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख का आशय सामाजिक कल्याण है, क्योंकि अधिकार सामाजिक कल्याण की ही परिस्थितियों में है जो सामाजिक रूप से उपयोगी है। इसलिए बेंथम ने ब्रिटेन में प्रत्येक सुधारों में प्रबल समर्थन किया है, जो विधि, शिक्षा, जल एवं प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। अतः अधिकारों को वास्तविक रूप से सामाजिक दृष्टिकोण परिभाषित किया जा सकता है, वैधानिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं। जो अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हुए हैं उनकी सामाजिक उपयोगिता है, इसलिए कोई भी अधिकार असीमित रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार किया जा सकता है, लेकिन समाज में हित में इसका प्रतिबंध आरोपित है। भारतीय संविधान में जिन अधिकारों को स्वीकृत किया जाए उनकी सामाजिक उपयोगिता पर निर्विरोध है। इस सिद्धांत के अन्य समर्थक रूप में पाउंड एंड चाकी थे। आलोचना। सामाजिक कल्याण शब्द अनैतिक संभावना है, क्योंकि इसका अभिप्राय अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। यह बहुमत के हित और समान हित है, जिसका लोग समर्थन करें, जिससे अल्पसंख्यकों को हितों की अनदेखी होती है। तो दूसरी सबसे बड़ी कमी यह है कि यह व्यक्तिगत अधिकारों को संकुचित करती है, क्योंकि सामाजिक कल्याण के नाम पर व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।
अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत अथवा व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्ति की चेतना स्वतंत्रता अंतरित होती है। स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है। इन अधिकारों के लिए राज्य और समाज आवश्यक है। अधिकार व भाग और परिस्थिति जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। टी एच ग्रीन के अनुसार ये परिस्थितियाँ राज्य अथवा समाज द्वारा प्रदान की जाती है जिससे व्यक्ति को नैतिक बनाने का प्रयास किया जाता है। टी एच ग्रीन के अनुसार अधिकार है। अधिकार व्यक्ति की मांग अथवा दावा है जिस समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। राज्य द्वारा संरक्षित हो। आदर्शवादी अधिकारों सिद्धांतों में अधिकार जीवन की वह परिस्थितियाँ है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक है। अतः अधिकार और अभिप्राय प्रति व्यक्ति का कर्तव्य है वो अपनी क्षमताओं को व्यक्ति का पूर्ण विकास करे। गिरण के अनुसार अधिकार यह शक्ति है जो व्यक्ति को नैतिक बनाने में सहायक हो जिसके बिना व्यक्ति अपना सर्वोच्च उद्देश्य की प्राप्ति न कर सके। अतः गिरण ने अधिकारों को नैतिक दृष्टिकोण देखा है क्योंकि वह व्यक्तिगत और आत्मा से अंतर्निहित है। ध्यान देने योग्य बिंदु है कि गिरण के अनुसार व्यक्ति सामाजिक प्राणी इसलिए अधिकार समाज द्वारा प्रदत्त होते हैं। समाज में पृथक और अलग रूप अधिकारों की कल्पना नहीं की जा सकती है। व्यक्ति के जीवन में मूल उद्देश्य नैतिक व्यक्तित्व का विकास है। इसके लिए राज्य द्वारा आवश्यक परिस्थितियों को प्रदान किया जाता है। अतः गिरण के लिए राज्य एक आवश्यक बुराई अच्छाई है जो व्यक्तियों के व्यक्तित्व के लिए विकास में सहायक है क्योंकि किसी व्यक्ति के बाध्यकारी रूप में नैतिक नहीं बनाया जा सकता है बल्कि नैतिक बनाने की परिस्थितियाँ प्रदान की जा सकती है। इसलिए गिरण का प्रश्नकथन है शक्ति नहीं इच्छा ही राज्य का आधार है। अतः गिरण के लिए राज्य व्यक्ति की इच्छा वह रूप है न कि बाध्यकारी दंडकारी संस्था। ग्रीन ने लोक के प्रकृति अधिकार की संकल्पना को अस्वीकृत करते हुए कहा कि समाज में पहले व्यक्ति को अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते बल्कि समाज द्वारा अधिकार प्रदत्त होते हैं। आलोचना वस्तुतः यह निर्धारण करना कठिन है कि प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तित्व के विकास के लिए किस प्रकार की परिस्थितियों को उपलब्ध हो। इस अधिकार के सिद्धांत में सामाजिक हित या भलाई ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है जिसके द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना की जाती है। संस्कृति अधिकार प्रचलन 70 के दशक में आरंभ हुआ। सामाजिक और आर्थिक अधिकार कुछ भौतिक परिस्थितियाँ और न्यूनतम स्थितियाँ होती है जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। बहुत संस्कृतवादियों ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों का समर्थन करते हुए उदारवादी स्वायत्त और स्वतंत्र व्यक्ति की कल्पना को अस्वीकृत कर दिया है क्योंकि व्यक्ति मूलतः संस्कृति समुदाय का सदस्य होता है। राज्य द्वारा निर्मित विधियों और संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। उदाहरण के लिए विवाह तलाक संपत्ति इत्यादि विधियाँ संस्कृति से प्रभावित होती है। इसलिए राज्य द्वारा समान हित की प्राप्ति प्रयत्न किया जाता है जो मूलतः संस्कृति का सापेक्ष होता है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों की संघर्ष होने की संभावना होती रहती है। अतः बहुत संस्कृतवादियों ने उदारवादी लोकतंत्र का एक विकल्प प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार समानता का अभिप्राय अल्पसंख्यकों का समुदाय की समानता नहीं होती है। इसलिए अल्पसंख्यकों की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष अधिकारों की आवश्यकता होती है। बहुत संस्कृतियों के अनुसार राष्ट्र राज्य में संस्कृतियों को संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए समाज में अल्पसंख्यकों की संस्कृति संरक्षण आवश्यकता है। विभेदकारी नागरिकता प्रस्तुत करते हुए बहुसंख्यवादियों ने अल्पसंख्यकों के लिए 3 विशेष अधिकारों का समर्थन किया है। संस्कृति अधिकार, स्वशासित सरकार का अधिकार, विशेष प्रतिनिधि का अधिकार चूँकि राज्य बहुमत समुदाय की संस्कृति प्रकट करता है इसलिए अल्पसंख्यकों के सार्वजनिक जीवन में कुछ विशेष अधिकारों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कनाडा में सिखों के हेलमेट पहनने छूट देने की मांग की है। कनाडाई सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और कनाडा में ईसाई मूल की महिलाओं को नर्सों की निर्धारित पोशाक की छूट प्रदान की गई है। अतः उपयुक्त उदाहरण इस बात का प्रतीक है समानता का अभिप्राय सभी के लिए एक समान व्यवहार नहीं है। हो सकता है एक और महत्वपूर्ण उदाहरण फ्रांस में देखा जा सकता है कि विभिन्न धर्मों धार्मिक प्रतीकों के प्रयोग सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध कर दिया गया है जो अल्पसंख्यकों के समुदाय के हानिकारक है। बहुत संस्कृतवादियों ने केवल सांस्कृतिक रूप में विशेष अधिकारों की समर्थन नहीं किया है अपितु इन संवेदों ने वित्तीय और आधारभूत सहायता देने के लिए समर्थन किया है। संग्रहालय अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना सार्वजनिक त्यौहार मनाने की सहायता है। अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार समर्थन बहुत संस्कृतवादियों ने किया है। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन सुधार दिया जिसमें वह वर्ग शासन में समर्थन हो सके। अपनी संस्कृति पहचान को बनाए रखने के लिए अल्पसंख्यकों के विशेष प्रतिनिधि का अधिकार दिए जाने से समर्थन दिया है जिससे समाज में समूह संस्कृति अधिकार में सुरक्षा हो सके। परिवारवादी अधिकार समकालीन विश्व में अधिकारों के तीसरा चरण समूहवादियों के अधिकार चरण है जिसमें परिवारवादी अधिकार की मांग की गई है जिसमें यूरोप और उत्तर भौतिकवादी समाज में लोगों की मुख्य चिंता जीवन में गुणवत्ता का लेकर है भौतिक समृद्धि से लेकर नहीं। एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक मानव मात्र के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि पश्चिमी देशों में ग्रीन आंदोलन का अत्यधिक प्रभाव है क्योंकि उनका मूल उद्देश्य मानव के स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना है। इसलिए यूरोप में शांति आंदोलन के वैश्वीकरण के विरोध में भी आंदोलन देखे जा सकते हैं क्योंकि वैश्वीकरण के पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचा रही है। भारत में उच्चतम न्यायालय में जीवन के अधिकार स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार अंतर्निहित माना है तथा अधिकारों के लिए यह चरण व्यक्ति के अधिकार तथा सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के भिन्न है। समूह के अधिकारों के अंतर्गत नारीवादियों के अधिकार को सम्मिलित किया जा सकता है जिसमें उग्र और आमूल
आमूल नारीवादियों ने महिलाओं को विशेष विभेद की स्थिति को देखते हुए उनके लिए अलग अधिकारों की मांग की, जैसे गर्भपात का अधिकार, संपत्ति में अधिकार, विवाह तलाक संबंधी अधिकार। इनका तर्क है कि एक लोकतांत्रिक समाज में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति अंतर है, इसलिए महिलाओं को व्यक्तिगत जीवन से संबंधित अधिकार आवश्यक है। इसके प्रभाव व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रभावित नहीं हो सकते हैं। अधिकारों का विकास। अधिकारों की संकल्पना आधुनिक युग की देन है तथा इसका मूल आधार होब्स के विचारों देखा जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मूल उद्देश्य आत्म संरक्षण करना है। प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को आत्म संरक्षण के तरीके ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति आत्म संरक्षण के लिए कोई भी उपाय कर सकता है। प्राकृतिक अवस्था समाप्त करने के लिए व्यक्तियों को परस्पर समझौता किया, अपने ऊपर शासन करने के लिए अधिकार परित्याग किया। होब्स के विचारों में राज्य के अधिकारों का समर्थन किया है, इसलिए उसने पूर्ण सत्तावादी शासन का समर्थन किया। अधिकारों का संकल्पना के जन्मदाता जॉन लोक है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान थे। व्यक्ति को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है, जिसमें स्वतंत्रता, जीवन, संपत्ति, स्वास्थ्य, उनके शरीर अंगों का उनका अपना अधिकार है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि वह दूसरे के जीवन में संरक्षण करे और इस राज्य के निर्माण में उन्हीं की प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाए। राज्य के द्वारा प्राकृतिक अधिकारों को न तो छीना जा सकता है और न ही सीमित किया जा सकता है। मैं प्रसंग के अनुसार लोक मूलतः पूंजीवादी विचारक है। इन्होंने संपत्तिशाली व्यक्तियों के अधिकारों का समर्थन किया है। लोक के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत में प्रभाव अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति में हुआ है। थॉमस पेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक राइट ऑफ द मैन 1791 में लोक के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत ने कई विचारक ने कई आलोचना की है। एडमंड बर्क के अनुसार प्राकृतिक अधिकार के संकलन पर निरर्थक है, यह अमूर्त और तात्विक है, यह अत्यधिक सरलीकृत है। बर्क के अनुसार अधिकार विशेष इतिहास परिस्थिति में देन होते हैं। बर्क ने इंग्लैंड के उल्लेख करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों ने समाज में विकास के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक रूप से अधिकार प्राप्त हो गया और नागरिक और अधिकार राजनीतिक अधिकार परंपराओं के देन है, ऐसा बर्क का मान्यता है। बंथन ने प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का जोरदार खंडन किया। इसके अनुसार समाज और राज्य से पहले अधिकारों की कल्पना करना पूर्णतः अतार्किक निरर्थक है। इसके अनुसार अधिकार राज्य द्वारा प्राप्त होते हैं। उन्होंने लोक की मान्यता को बकवास और आंदोलन कहा। निर्धारित अधिकारों का समर्थन किया। लोक ने पैंथम तक व्यक्तियों की सवैत के रूप में अधिकार प्रदान किए, जिसे हर्बर्ट हॉर्ट ने अधिकारों को चरित्रात्मक वैकल्पिक विधान किया है। व्यक्ति को सवैत रूप में अधिकार आधुनिक युग की प्राप्त हुए हैं। सामंतवादी विशेषाधिकारों का अंत हो गया है, परंतु व्यक्तिगत नागरिक और राजनीतिक अधिकार विषमपूर्वक समाज और विशेष समुदाय विशेष विशेषाधिकार बन जाते हैं। इंग्लैंड में रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में औद्योगिकरण के सामाजिक दुष्परिणामों को चित्रित किया है। परिणाम स्वरूप अधिकारों के द्वितीय चरण विकास हुआ है। कल्याणकारी राज्य द्वारा लोगों को सकारात्मक अधिकार प्रदान किए हैं। हर्ट के अनुसार लोगों को कल्याणकारी राज्य अधिकार दिए गए। व्यक्ति को व्यक्ति विकास के लिए न्यूनतम सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति उपलब्ध होने चाहिए। ग्रीन के विचार में कल्याणकारी राज्य बल दिया है। ग्रीन के प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना निम्नलिखित कारणों का। ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों की संकल्पना में अधिकार और कर्तव्यों का बयान हो गया है। लोक ने माना है कि व्यक्ति को अधिकार जन्मजात है। प्राकृतिक अधिकारों को समाज ने विरुद्ध माना है, जिसमें ग्रीन ने दसपूर्ण कहा है। ग्रीन ने प्राकृतिक अधिकार शब्द का प्रयोग किया, परंतु इनकी व्याख्या नितांत रूप से की जाती है। ग्रीन के अनुसार प्राकृतिक अधिकार मानव के नैतिक दावे हैं, जिनके अभाव में मानव पूर्ण नहीं हो सकता है। समाज इन नैतिक दावों को पूर्णतः समाहित होता है और मानव विकास सामाजिक जीवन प्राकृतिक है, इसलिए प्राकृतिक अधिकार आशय नैतिक और पूर्णतः प्राप्त करना है। इसके अनुसार व्यक्ति के नैतिक कार्य समाज में संपन्न होते हैं। ग्रीन के अनुसार अधिकार मानव के विकास के लिए बाहर परिस्थिति है। हेराल्ड लोस्की ने अपनी रचना एक ग्रामर ऑफ पॉलिटी 1925 में कहा कि स्वतंत्रता का आशय प्रतिबंधों का अभाव ही नहीं बल्कि अवसरों की उपलब्धता भी है। लोस्की के अनुसार स्वतंत्रता मूलतः व्यक्तिगत राजनीतिक होने के साथ आर्थिक भी होता है। लोस्की ने यह भी कहा था कि राज्य की पहचान राज्य द्वारा प्रदान अधिकारों से की जाती है। मार्क्स ने उपयुक्त अधिकारों को संकलन कड़ी आलोचना की है। पूंजीवादी समाज में प्राप्त अधिकारों बुर्जुआ व्यक्ति के अधिकार है। मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत दोहरा जीवन देने का विरोध किया, क्योंकि नागरिक रूप में उसे समान माना जाता है, परंतु वर्ग विभाजित समाज में उसके अधिकार स्वतंत्रता निरर्थक सिद्ध होते हैं। उदारवादी अधिकारों की धारणा एक कृत्रिम व्यक्ति के यांत्रिक समाज में आधारित है। मार्क्स के अनुसार मानव मूलतः सामाजिक प्राणी है। वास्तविक स्वतंत्रता अधिकार साम्यवादी समाज से ही संभव होगा। व्यवहारिक रूप से मार्क्सवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सामाजिक आर्थिक अधिकारों को विशेष बल दिया है, किंतु व्यक्तियों से नागरिक राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली गई है। समकालीन बीच में अधिकारों की धारणा जॉन स्लो ने सभी व्यक्तियों को प्राथमिक वस्तुओं को प्राप्त करने का समान अधिकार दिया है। यद्यपि उन उदारवादियों ने रोल्स की मान्यता को अस्वीकार कर दिया है तथा इस संबंध में नैतिक और आत्म स्वामित्व के सिद्धांत का समर्थन किया है। व्यक्ति असीमित संपत्ति अर्जित कर सकता है, बशर्ते वह वैध हो, क्योंकि संपत्ति उसकी क्षमता प्रतिभा का परिणाम है।
समकालीन विचारक डोनाल्ड डॉर्किन ने अपनी प्रसिद्ध रचना पुस्तक द टेकिंग द राइट सीरियसली 1977 में मानवाधिकार के नैतिक अधिकारों के रूप में व्यक्त किया है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का समान होना चाहिए। वर्ष 1980 में दशक में पूरे विश्व में नव उदारीकरण नीतियों का प्रयोग होने लगा है। तब कुछ विचारकों ने भविष्य में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की संकल्पना को कटौती की आशंका व्यक्त की है, क्योंकि बाजारवादी व्यवस्था में नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों को ज़्यादा बल दिया है। उपयुक्त मान्यताओं पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि किसी भी व्यवस्था में सामाजिक आर्थिक अधिकारों का अवहेलना करना संभव नहीं है। समकालीन समाज में परंपरागत समाजवाद और पूंजीवाद के मध्य बिंदु तलाश किया जा रहा है, जिसमें गिंडिस की तीसरा वर्ग कहा है, जिनके अनुसार नव उदारवादी नीतियाँ कल्याणकारी अधिकारों की विरोधी नहीं है। ऐसी मान्यता अमर्त्य सेन की भी थी। मानवाधिकार मानव होने के नाते मानव को जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे मानवाधिकार कहा जाता है, जिसका मुख्य आधार प्रत्येक व्यक्ति गरिमा से है। मानव को जाति, लिंग, संपत्ति, राष्ट्र के आधार पर नहीं, बल्कि मानव को मानव होने के नाते अधिकार प्राप्त होते हैं। कांट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस समय से साध है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के माध्यम से 10 दिसंबर 1948 वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार की घोषणा की स्वीकृति दी गई है। मूलतः ये अधिकार हिटलर ने सहयोगी थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों के बहुत बर्बर व्यवहार किया था, जिसके उपरांत मानवाधिकार की घोषणा की गई है, ताकि आगे से कोई हिटलर जन्म न ले, अनमानवीय के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो सके। मानवाधिकार का अर्थ समानता। मानवाधिकार अधिकार समान रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं। इसलिए जब लोग ने जैसे विचारकों ने प्रकृति अधिकारों की संकल्पना प्रस्तुत की, तो यह मूलतः मानवाधिकार के रूप था, क्योंकि मानवाधिकार का आशय व्यक्ति को उन नैतिक अधिकारों से जो उसे व्यक्तिगत व्यक्ति होने प्राप्त होता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से समूची मानव जाति के लिए अधिकार दीर्घकाल प्राप्त होते हैं, क्योंकि लोग जैसे व्यक्तियों के लिए अधिकार मूलतः संपत्तिशाली व्यक्तियों के अधिकार थे। उस समय महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं थे। कालांतर में जो जेस मेल महिलाओं के मताधिकार प्रबल समर्थक किया है, 19वीं शताब्दी में उत्तरायण में कहा एक और फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के पश्चात अधिकारों को सर्वाधिक रूप से स्वीकार किया गया है। वहीं व्यवहारिक रूप से उपनिवेशवादी समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी दुनिया के देशों में इन अधिकारों को वंचित किया गया है। प्रथम द्वितीय विश्व में जर्मनी ने जिस प्रकार प्रजावादीवाद आधार पर मानव संघर्ष हुआ अत्यंत बर्बर और अमानवीय घृणित था। अतः द्वितीय विश्व के पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने मंच में मानवाधिकार के सार्वजनिक घोषणा पत्र को स्वीकार किया। उद्देश्य रखा गया कि संयुक्त राष्ट्र के संघ के मानवाधिकार की रक्षा होगी। मैकफर्सन ने मानवाधिकार के निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया है। मानवाधिकार स्वतंत्र व्यक्ति है। मानव गरिमा व्यक्ति के चयन में विश्वास करता है। यह अधिकार सर्वोच्च है, क्योंकि इसमें उल्लंघन और आशय का समय का उल्लंघन है। यह अधिकार व्यवहारिक है, क्योंकि राय अथवा संवैधानिक उपायों के द्वारा इसे व्यवहार में लाया जाता है। इसे बाध्यकारी रूप में राज्य के द्वारा लागू किया जाता है। इस राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। यह सार्वभौमिक है, क्योंकि मानव मत के लिए है। मानवाधिकार संबंधी औपचारिक विवाद। 1947 को मानवाधिकार घोषणा पत्र सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया। यह तो मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि पहली बार विश्वव्यापी रूप से मानवाधिकार का स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसमें वैचारिक विवाद स्पष्ट रूप से सामने आ गए हैं। इस्लामी देशों में विशेषता है। सऊदी अरब में मानवाधिकार की संकल्पना को प्रति दर्ज करते हुए कहा कि इस्लामी समाज में धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म परिवर्तन अधिकार नहीं दिया जा सकता है। अतः मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि मानवाधिकार को सार्वभौमिक रूप से कैसे लागू किया जाए। मानवाधिकार का सोवियत साम्यवादी खेमे की आपत्ति अलग थी, क्योंकि साम्यवादियों के अनुसार ये मानवाधिकार नहीं बल्कि संपत्तिशाली पूंजीपतियों के लिए उदारवादी। लोकतांत्रिक देशों में व्यक्ति को नागरिक राजनीतिक अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं, जबकि मार्क्सवादियों ने आर्थिक आधार पर मूल और मुख्य माना है। अतः मार्क्सवादियों ने अनुसार न्यूनतम आर्थिक परिस्थितियों, रोजगार और अधिकार मुख्य है। इसके विपरीत उदारवादियों देशों को मानना है कि साम्यवादी व्यवस्था में सर्व अधिकार, जहाँ व्यक्ति को अभिव्यक्ति की उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, एक दल का निरंकुश शासन और व्यक्ति की राजनीतिक स्वायत्तता को वंचित वस्तुता इन वैचारिक विरोधों को देखते हुए वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ के मानवाधिकार के दस्तावेज सिविल, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को सम्मिश्रण किया था। मानवाधिकार के संदर्भ में साम्यवाद बनाम उदारवाद का विवाद समाप्त हुआ है। मानवाधिकार सार्वभौमिक से अफ्रीकी देशों में वर्ष 1981 मानवाधिकार के लिए घोषणा पत्र बंजुल चार्टर जारी किया गया। मानवाधिकार के संदर्भ में सार्वभौमिक बनाम सापेक्षवाद के लेकर प्रश्न खड़ा हुआ। इसलिए मूल प्रश्न यह है कि पूर्वी विश्व में मानवाधिकार एकीकृत रूप से स्वीकार किया जा सकता है। व्यवहारिक रूप से ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सोवियत संघ के विघटन के पश्चात चीन जैसे साम्यवादी देश, अमेरिका जैसे उदारवादी देशों के मध्य मानवाधिकार को लेकर विवाद है।
अमेरिकी चीन सदैव मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विशेषकर तिब्बती शरणार्थी दलाई लामा के मुद्दे पर चीन सरकार ने विश्वव्यापी आलोचना की जाती है। यद्यपि गैर लोकतांत्रिक देश म्यांमार पर मानवाधिकार के उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं। वर्ष 1980 के दशक में अफ्रीकी महाद्वीप के लोगों ने बाजुल चार्टर को स्वीकार करते हुए स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि अफ्रीकियों के मानवाधिकार गैर अफ्रीकियों के मानवाधिकार की भिन्न है, क्योंकि अफ्रीका की सामाजिक संस्कृति विशिष्ट है। विशेष परिस्थिति में ही मानवाधिकार को लागू किया जाना चाहिए। इसी मान्यता को किशोर मधुबनी ने, जो कि म्यांमार के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मानवाधिकार के देश काल और परिस्थितियों के अनुसार माना, सार्वभौमिक नहीं है। दूसरे शब्दों में समाज या संस्कृति के सापेक्ष ही मानवाधिकार को लागू किया जाता है। एशियाई मूल महातिर मोहम्मद के अनुसार ईसाई मूल पाश्चात्य मूलों से अलग है। ईसाई मूलों का आशय समाज में प्राथमिकता है, सत्ता का सम्मान और परिवार का महत्व प्रदान करता है, अतः समाज में संघर्ष के बजाय सहमति का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अतः बहुसंस्कृतवादियों में माना है कि समाज में अल्पसंख्यकों के समूह के अधिकार बहुसंख्यक समूह के अधिकार के भिन्न होते हैं। इसीलिए एक देश में अधिकारों का विभेद किया जाता है, अतः पूरे विश्व में अधिकारों का एक ही व्यवहारिक रूप है, उसे लागू नहीं किया जा सकता है। यद्यपि मलेशिया प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की आलोचना की गई, वे ईसाई मूलों की आड़ में गैर लोकतांत्रिक शासन को बेहतर प्रदान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए यह ध्यान देने योग्य है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली ईसाई समाजों में पूर्णतः उपयुक्त है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि ईसाई समाज स्पष्ट रूप से पश्चिमी समाजों में भिन्न है। तो मानवाधिकार को लागू करते समय इस भिन्नता को अपोषित नहीं किया जा सकता। मानवाधिकार से संबंधित विवाद में अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी वस्तुतः मानवाधिकार का उल्लंघन किया जाता है। आतंकवाद का विघटनवाद किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, अभी भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ही मानदंड का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे कुछ लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन आरोप सद्दाम हुसैन पर लगाया गया, जबकि चेचनिया के संदर्भ में पहले पश्चिमी देशों में मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी घटना के पश्चात पश्चिमी देशों में अमेरिकी के दृष्टिकोण का परिवर्तन हुआ है। अमेरिकी के अनुसार लीबिया, ईरान जैसे राष्ट्र आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के संदर्भ में अमेरिकी दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। मानवाधिकार का मूल आधार लोग के विचारों से ही आरंभ हुआ है, इसका विकास लोचकी तक हुआ है। व्यापक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात मानवाधिकार को वैश्विक संस्था के रूप में वैश्विक रूप से लागू करने का प्रयास किया गया। मानव का यह अधिकार मानव होने के परिणाम है। मानवाधिकार का ऐतिहासिक घोषणा 10 सितंबर 1948 के पश्चात इसके समूह के अधिकारों को बल दिया है। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते वर्ष 1966 और 1967 में कहा गया प्रत्येक निजातीय धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति आचरण का प्रयोग किया आज़ादी होना चाहिए। 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अल्पसंख्यकों के अधिकार घोषणा पत्र में अनुच्छेद 2 में कहा गया कि राष्ट्रीय और निजातीय धार्मिक अल्पसंख्यकों समूह को अपनी संस्कृति रक्षा करने, धर्म और मान्य आचरण करने की निजी और सार्वजनिक जीवन में अपनी भाषा के रूप प्रयोग अधिकार होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकार को बहुसंस्कृतवादी कहा जाता है। अल्पसंख्यकों के समूह अधिकारों का समर्थन मानवाधिकार का सापेक्षिक माना है। इसके अनुसार सभी लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं, परंतु राज्यों में सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता की अवहेलना की जाती है। लोकतांत्रिक राज्य में स्वयं को अपनी सभी धर्म संस्कृति तरह से मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से राज्य सरकार के लिए बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति मूल्यों को समर्थन किया जाता है। इसलिए बहुसंस्कृतवादी सार्वभौमिक अधिकारों के बजाय विभेद के समर्थक है। इसके अनुसार सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार के बजाय इनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में व्यवहार किया जाना चाहिए। किमलिका बहुसंस्कृतवादियों की मान्यता को निम्नलिखित रूप में व्यक्त करता है। समाज में अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार प्राप्त होना चाहिए। समाज व्यक्तियों के नहीं अपितु समाज के समूह के लिए होना चाहिए। अल्पसंख्यकों के संस्कृति समान होना चाहिए तथा उनकी विशेषता संरक्षित किया जाना चाहिए। उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकारों की संकलन बहुमत समाज द्वारा निर्धारित होती है। भिखु पारेख के अनुसार प्रत्येक समुदाय अपनी सामुदायिक पहचान बनाने के लिए अलग अधिकारों की आवश्यकता होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय बहुमत के आधार पर होते हैं, इसीलिए अल्पसंख्यकों को अधिकार के रूप से संचित करने की विशेष आवश्यकता होती है। समकालीन समाज में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए ऐसे समाज में प्रवासी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयत्न होना चाहिए। वर्ष 1980 में दशक के समूह के अधिकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता प्रभावी हुए, परंतु इस संबंध में एक और व्यवहारिक समस्या उत्पन्न होती है कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा संस्कृति के बजाय बहुमत की भाषा और संस्कृति सीखने के लिए इच्छुक होते हैं। समुदायवादियों का मानववादियों के प्रति दृष्टिकोण समुदायवादी व्यक्तिवादी अधिकारों का आलोचक है। माइकल जे जेनस अपनी प्रसिद्ध रचना लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ द जस्टिस 1982 में रोल्स के सार्वभौमिक अधिकारों की मान्यता का खंडन किया है। इसके अंदर व्यक्ति को अधिकारों कल्पना समाज के पृथक रूप से नहीं, इसलिए उन्होंने उदारवादी अधिकारों के संकलनों को अमूर्त और अनैतिक कहा है। माइकल ऑर्जन के अनुसार अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता दृष्टिकोणपूर्ण है। अधिकारों की कल्पना समाज के परिप्रेक्ष्य में संभव है, प्रत्येक समाज के वस्तुतः समान महत्व नहीं होता है।
मानवाधिकार की तीन पीढ़ियों में मानवाधिकार के विभाजन प्रारंभ से 1979 में चेक गणराज्य की विधिवेत्ता कार्ल कोस के द्वारा स्टारबर्ग अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान में प्रस्तावित किया गया था। पहली पीढ़ी मानवाधिकार की प्रवृत्ति मूलतः राजनीतिक थी, जिसमें जीवन का अधिकार, कानून की समझ, समानता, बोलने की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार सम्मिलित था। दूसरी पीढ़ी में मानवाधिकार के मूल प्रकृति का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक है। तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार वो अधिकार है जो महज नागरिक और सामाजिक से परे है। इसमें आत्मनिर्भर का अधिकार, स्वास्थ्य वातावरण अधिकार, प्रकृति के संसाधनों का अधिकार, संस्कृति विरासत में भागीदारी का अधिकार सम्मिलित है। नारीवादियों के अनुसार समाज में वित्त सत्तात्मक कारण महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार निरर्थक है। सुसान मुलर ओकिन ने अपनी रचना जस्टिस ऑफ जेंडर इन द फैमिली 1989 में कहा कि समाज की पूरी संरचना लैंगिक संबंधित आधारित होता है। मेरियन यंग के अनुसार सार्वभौमिक नागरिकता की संकल्पना को महिलाओं के विभेद और विशेष स्थिति को मान्यता दी जाती है, बल्कि सभी वर्गों को समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। नारीवादियों द्वारा मानवाधिकार के सार्वभौमिक खंडन। नारीवादियों ने व्यक्तिवादी उदारवादी अधिकारों की सार्वभौमिक मान्यता का खंडन किया है। इसके अनुसार समाज में सत्तात्मक स्वरूप में कारण महिलाओं को राजनीतिक और संवैधानिक अधिकार निरर्थक है। इसके अनुसार महिलाओं को समझ अपनी निम्नलिखित समस्या है। महिलाओं द्वारा बच्चों को पालन पोषण करने के कारण इन्हें सार्वभौमिक जीवन कोई कार्य करने में कठिनाई होती है। इन्हें कम वेतन काम करना पड़ता है। जिस परिवार में पुरुष और महिला दोनों कार्यरत होते हैं, वहाँ भी परिवार के घरेलू दायित्व महिला ही संभालती हैं। विश्वात्मक प्रभाव पर महिलाओं को घरेलू कार्यश्रम के मूल्यों का आकलन अभी भी नहीं किया जा रहा है। सुसान मुलर मोकिन ने अपनी रचना जस्टिस ऑफ जेंडर एंड फैमिली 1989 में कहा कि समाज में पूरी संरचना लैंगिक संबंधी आधारित है। समाज में महिलाओं शोषित है, इसलिए महिलाओं को अधिकारों की कल्पना पुरुषवादी अधिकारों के दृष्टिकोण से संभव नहीं है, जबकि महिलाओं के अनुसार जीवन के लिए कुछ विशेष अधिकार आवश्यक है, जो कि निम्नलिखित है। विवाह का अधिकार, गर्भपात का अधिकार, यौन उत्पीड़न के अधिक मुक्ति, घरेलू हिंसा से निजात, समाज में महिलाओं के विशेष मूल्यों की मान्यता प्रदान करना। निष्कर्ष, मानवाधिकार विषयधारी रूप से सार्वभौमिक है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को महत्व समान और प्रत्येक व्यक्ति के समय साथ है, परंतु इसका व्यवहारिक प्रयोग करते समय सामाजिक सांस्कृतिक विशेषता का ध्यान रखना होगा। 21वीं सदी में मानवाधिकार का लोकतंत्र का युग है तथा मानवाधिकार को बढ़ावा और बढ़ता विश्वव्यापी प्रभाव मानवीय समाज के प्रभावी विकास का द्योतक है। थैंक यू दोस्तों।